हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस से इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आप चैप्टर नंबर 6 के काफ़ी न्यूमेरिकल और काफ़ी कुछ उस चैप्टर में सीख जाएंगे। उस चैप्टर में कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। बस इस एक क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से समझते हैं या ध्यान से देखते हैं तो आप चैप्टर नंबर 6 आपका पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर। साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन 2021 नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर कंपीट कर सकते हो कि आपकी क्या रैंकिंग है। फिर जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। यहाँ पर जो भी आप रैंक पाए रहोगे वो लाइव देख सकते हो, किस रैंक पर आप मार्क्स पाए हो। साथ में इसका डेट आप देख सकते हो, 27 दिसंबर को अनअकैडमी कॉम्बैट होगा। इसकी टाइमिंग 11 AM पे है। यहाँ पर क्लास 11, 12 एंड 13 वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट कॉन्टेस्ट फॉर्मेट 60 मिनट में आपको 28 क्वेश्चन करना रहेंगे। और इसमें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर कर आपको वहां पर एक कोड डालना पड़ेगा। उस पर शुभम @ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ही डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाकर तुरंत इनरोल कर लो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण और इसके आधार पर अन्योन प्रेरण की परिघटना को ध्यान से समझेंगे कि अन्योन प्रेरण की घटना होती कैसे है। और अन्योन प्रेरण की घटना का यानी अन्योन प्रेरकत्व, जिसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि M से प्रदर्शित करते हैं। अगर M की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको स्वप्रेरकत्व यानी L निकालने के लिए कह दिया जाए तो भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को। किसी भी विद्युत परिपथ में, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, विद्युत परिपथ है। किसी भी विद्युत परिपथ में यदि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें, किसी भी विद्युत परिपथ में यदि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक और यदि परिपथ हमारी बंद हो तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, ठीक है। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कहते हैं, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। या इसको आप दूसरे भी शब्दों में भी लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में हमें परिवर्तन करना है, ठीक है। तो चाहे हम किसी चुंबक के थ्रू करें या कोई इसके बगल में दूसरा सर्किट रख के करें, कैसे भी करके करें, तो एक दूसरी डेफिनेशन हमारी ये भी बन जाती है कि जब हम किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये चुंबक है, इस चुंबक को क्या करते हैं, कुंडली के समीप ले आते हैं या इससे दूर ले जाते हैं, तो यानी इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं। तो आपेक्षिक गति कराने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। मान लीजिए अगर चुंबक यहाँ मान लो दूर है, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है इस पर थोड़ी कम पहुंचेगी। जैसे जैसे चुंबक को पास लेकर आएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस कुंडली से जो गुजरती है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी जब इसको हम पास ले आएंगे, ठीक है। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ने लगेगी
तो क्या हो रहा, चुंबकीय फ्लक्स पहले मान लो 10 थे, पास ले आ रहे हैं तो 12 हो रहा है, और पास ला रहे हैं तो 14 हो रहा है। यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। और इसी परिवर्तन के कारण इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर सर्किट हमारी क्लोज होती है तो इसमें एक धारा बहने लगती है जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। एकदम क्लियर हुआ? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं डाउट है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाते हुए, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आधार पर अन्योन्य प्रेरकत्व की व्याख्या। चलिए देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा फिगर बनाइए, फिर सारी चीज़ें आराम से समझते हैं। तो इस तरीके से हमारा फिगर है भाई। आप लोग चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। अगर आप 1 बाय 1 हमारे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसे भी समझ में आ गई होंगी कि हम बना क्या रहे हैं और हम आगे करने क्या वाले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं देखा, किसी कारण बस मिस हो गया, तो वो ध्यान से देखेगा, और अगर आपने देखा भी है तो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। प्लस माइनस इसमें धारा बह रही है। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो ये बताएगी कि इसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करना है क्या, अन्योन्य प्रेरण। तो हम लोग समझते हैं अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, प्रेरण क्या चीज है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये क्या चीज है। अभी भी हमने आप इसका कॉन्सेप्ट समझा कि प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य यानी जो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, क्या हो रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो अगर यही क्रिया जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रही है किसी अन्य के द्वारा होती है, यानी किसी दूसरी कुंडली के द्वारा किसी दूसरी कुंडली में होती है, तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। यानी किसी भी एक दो समीप यानी कि पास पास रखे कुंडलियों में से यदि हम किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं अथवा धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्यों अन्योन्य कहते हैं, अन्योन्य यानी किसी अन्य के द्वारा किसी दूसरे के कारण ये घटना हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक, ये हो गया। चलिए, ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया आईपी, प्राथमिक कुंडली आईपी। तो प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित करने से हर एक द्वितीय कुंडली के हर एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई एस। कितना है, फाई एस। हर एक फेरे से कितने, फाई एस इसका, फाई एस इसका, फाई एस इसका, फाई एस इसका, फाई एस इसका। तो हर एक फेरे से संबंधित है। तो इसमें मान लेते हैं फेरों की संख्या कितनी है, माना फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है, NS है। कितनी है, NS है। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, अरे भाई NS और इंटू एक कुंडली से संबंधित कितना है, फाई एस। तो यदि हम किसी
पास पास रखे दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीयक कुंडली से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी कि φs का मान इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो है φs ns ये टोटली इसी पर डिपेंड है। अगर ये कम होगा तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लिखते हैं ns φs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ip, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ip। ip क्या? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, p फॉर प्राथमिक, s फॉर सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले आते हैं। तो चलिए इस कांस्टेंट को ले आते हैं भाई। कांस्टेंट लाया हमने MIP, जहां M एक नियतांक है, एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो M इजकल टू, अगर हमें अन्योन प्रेरकत्व गुणांक, ठीक है, जिसे अन्योन प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, M गुणांक होता है। ठीक है, अन्योन प्रेरक गुणांक कहते हैं। और M इजकल टू क्या हो जाएगा, IP से इधर गुणा दूसरी साइड आएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि NS φs अपान I। ये आया हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक M। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यदि IP बराबर 1 एम्पियर, यदि IP बराबर 1 एम्पियर, तब क्या मिलेगा, तब M इजकल टू क्या मिल जाएगा, NS φs। NS φs, जहां पे M क्या है, इस कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो क्या परिभाषा मिला कि यदि किसी प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, यानी पास पास रखी दो कुंडलियों में से यदि हम प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो अन्योन प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में, ठीक है, द्वितीय कुंडली के कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ये क्या है भाई, NS φs आपका क्या है, ठीक है, NS φs आपका क्या है, तीसरी कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। हाँ, माइक थोड़ा सा गिर गया था। ठीक है, तो किसी भी कुंडली का म्यूचुअल यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली की कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता। कब? जब प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं आई ना। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1, इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2, और इसको बना लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, थोड़ा सा हम साफ कर लें बोर्ड को। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहां पे, यदि हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं IP, इसके मान में अगर परिवर्तन करते हैं तो इसके मान में परिवर्तन करने के फलस्वरूप क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कितना होगा, विद्युत वाहक बल E का मान। तो ये लाइन आप लिखेंगे। ठीक है, यदि IP के मान में परिवर्तन करें, ठीक है, यदि IP के मान में परिवर्तन करें तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक माइनस कितना हो जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो टोटल फ्लक्स कितना है, NS d φs बाई dt, NS d φs बाई dt। ठीक है, या इसको अंदर आप भेज दो तो माइनस d NS φs अपान dt, ये हो गया। NS φs बराबर है क्या, समीकरण नंबर 1 आप देखिए, समीकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा हमें, E इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस d M IP
MIP अपान dt, MIP अपान dt। m क्या है भाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तुरंत, माइनस m DIP और बाई dt, DIP बाई dt, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू माइनस m अपान m को ऐसे ही रहने दो, DIP, या इसी को जो है आपके बुक में इस तरीके से लिखा गया होगा, D की जगह डेल्टा लिखा गया होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डेल लिखा गया होगा, तो ये चीज लिखा होगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो ये द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो इसको ES लिख देते हैं, क्योंकि परिवर्तन इसमें कर रहे हैं, घटना इसमें हो रही, तो दूसरी में सेकेंडरी ES। अब यहां से m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन निकालना हो विद्युत वाहक बल के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ES अपान डेल्टा IP अपान डेल्टा, ठीक है, डेल्टा IP अपान डेल्टा T। अब फिर यहां पे देखिए ध्यान से, यदि नीचे जो वैल्यू दी हुई है इसका मान हम कितना कर दें, I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वो क्या हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, यानी जो धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, चेंजेज कर रहे हैं, IP अपान IT, ठीक है, तो धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बदल जा रही है। तो जैसे मान लो अभी 1 एम्पियर की धारा जा रही, अगले 1 सेकंड बाद 2 एम्पियर हो जा रही, या फिर 1 एम्पियर घट जा रही है, ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है, मतलब हर 1 सेकंड के बाद 1 एम्पियर कम या ज्यादा हो जा रहा है, यानी परिवर्तित हो जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो अगर हम इसकी वैल्यू कितना कर दें, 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें, तो आपको m बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस ES। लिखिए, यदि डेल IP अपान डेल T बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस ES, m इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ES। अब यहां पे ES, m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का मान, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, कब, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यानी कि 1 एम्पियर पर सेकंड हो, ठीक है, एकांक का मतलब हो गया 1 एम्पियर पर सेकंड, क्लियर। चलिए अब इसकी बीमा देख लीजिए। अगर आपको इसकी बीमा देखनी है, मात्रक, सबसे पहले तो मात्रक देख लो, इसका मात्रक क्या होगा, m का मात्रक होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी, ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी, और इसका जो बीमा होती है, बीमा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीमा तो इसकी जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, m L स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -2, ये इसकी बीमा होती है, ये क्या होती है, इसकी बीमा होती है। लेकिन चलो इसको हम पूरा डिटेल में कैलकुलेट करवा देते हैं कि ये बीमा आई कैसी, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बोर्ड साफ करते हैं। तो अगर आपको बीमा कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली जाइए मात्रक पर, ठीक है, जहाँ पे आप फार्मूला ड्राइव करें, ये है आपका m का फार्मूला, ठीक है, तो मात्रक पे आ जाइए, बीमा निकालनी है, तो मैंने कहा मात्रक, तो m इक्वल टू आपको क्या मिला है, E का ES क्या होता है, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, नीचे इसका मात्रक एम्पियर और फिर बटे में सेकंड है, एम्पियर और बटे में क्या है, सेकंड है, तो सेकंड आपका चला जाएगा ऊपर, सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया, वोल्ट गुणे सेकंड, नीचे आ गया आपका एम्पियर, क्या हो गया, एम्पियर, वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, यानी कि जूल बटे कूलाम, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम, वोल्ट की जगह जूल बटे कूलाम, ठीक है, और गुणे में क्या है, सेकंड है,
अपान नीचे क्या है, एम्पियर है। ठीक है, अब कूलाम को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, जूल, और जूल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डू, यानी कि न्यूटन गुणे मीटर। तो इसकी जगह क्या हो गया, न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, आगे है आपका सेकंड, ध्यान से देखिए, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। कूलाम आ गया नीचे, तो कूलाम क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड ना। तो चलिए, एम्पियर एक यहां है, एक एम्पियर ये, तो एम्पियर इंटू एम्पियर क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, और सेकंड यहां आएगा, एक सेकंड यहां कट जाएगा, इससे ये कैंसिल। न्यूटन का, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एफ की बीमा एम एल टी की पावर -2। ठीक है, फिर मीटर है, मीटर की बीमा एल नीचे, एम्पियर स्क्वायर बचा यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दिया गया, देखो ये चीज आ गया, एम एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, एल की पावर 2, टी की पावर -2 है, ए की पावर 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई। कुछ भी इसमें कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी कोई भी बीमा अगर आपको निकालनी हो तो आप बीमा को रटने के बजाय डायरेक्ट उसके फार्मूले पर जाइए। अगर आपको मात्रक हर एक टर्म का पता है तो आप बीमा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक कैसा है, कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।